जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द एड्रेस लेसन का पार्ट 2। पार्ट 2 पढ़ने से पहले हम पार्ट 1 को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। ये द एड्रेस लेसन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का इसमें एक घटना बताई गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर रन्स इट्स कोर्स फ्रॉम 1939 टू 1945, यानी 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड डिवाइडेड themselves into टू ग्रुप्स। पूरी दुनिया के अधिकांश देश दो समूहों में बट गए, द अलाइज एंड द एक्सिस। ये दो समूह में वो देश बट गए। द मोस्ट डिवास्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द वॉर वर द हॉलोकॉस्ट एंड द बॉम्बार्डिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो सबसे ज़्यादा तबाही वाला परिणाम था, दुष्परिणाम था, वो था हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरना और हॉलोकॉस्ट यानी विध्वंस। स्टोरी बिगिंस आफ्टर द हॉलोकॉस्ट व्हेन आवर नरेटर, अ जूइश सर्वाइवर हु हैड लॉस्ट हर एंटायर फैमिली। जब लेसन शुरू होता है तो ये जो लेसन का टाइम है दैट इज़ आफ्टर हॉलोकॉस्ट, यानी उस विध्वंस या तबाही के बाद। वो विध्वंस क्या था, वो तबाही क्या थी, ये आप द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास से जान सकते हैं। नरेटर एक जूइश है यानी यहूदी लड़की हैं जो कि अपनी पूरे परिवार को इस युद्ध में खो चुकी हैं। हैड रिटर्न टू फाइंड हर मदर्स थिंग एट 46 मार्कोनी स्ट्रीट। और वो 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जो कि आप स्लाइड में एड्रेस देख रहे हैं, इस एड्रेस पर लौटकर आती हैं। किस काम के लिए आती हैं? अपनी माँ की कुछ चीज़ें उनको प्राप्त करने के लिए। द नरेटर अराइव्स एट 46 मार्कोनी स्ट्रीट, अ हाउस ओन्ड बाय अ सर्टेन मिसेस डॉलिंग। और 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये जो घर था वो एक मिसेस डोलिंग थी जो कि उनका था। Mrs. Doling does not even let the narrator come into the house. Mrs. Doling बहुत ही ग्रीडी थी और उनमें कई सारे अवगुण भी थे। लालच होने के कारण उन्होंने नरेटर को अपने घर में आने भी नहीं दिया। As the narrator walks back to the train, she recalls how once on returning home from university during the first half of World War II, she had found several of their household items missing. जब नरेटर वापस स्टेशन जा रही थी ट्रेन में, तो उनको याद आया कि किस तरीके से एक बार वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान जब घर आई, जबकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, उन्होंने देखा कि उनके घर की कुछ चीज़ें गायब हैं। Her mother had informed her that Mrs. Doling, an old acquaintance of her mother's, had renewed their contact and insisted that she keep their things safe during the war. जब उन्होंने अपनी मदर से इस बारे में जानकारी ली तो उनकी मदर ने कहा कि उनकी एक परिचित है मिसेस डोलिंग, जो कि काफ़ी पुरानी उनकी परिचित थी। वो लौटकर आई उनके पास में, उन्होंने अपने संबंधों को फिर से नया किया, यानी फिर से संबंधों को पुनर्जीवित किया। और इस बात पर मिसेस डोलिंग ने जोर दिया कि वो युद्ध के दौरान उनकी सारी चीज़ों को सुरक्षित रखेंगी। तो यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। एंड नाउ पैराग्राफ 6। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैं लड़की के पीछे पीछे गई। पैसेज यानी जो वो गलियारा था, यानी कमरे के बाहर का जो बरांडा जैसा था, उसमें। एन ओल्ड फैशन्ड आयन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर। वहाँ पर एक मिरर यानी दर्पण लटका हुआ था, रखा हुआ था, और उसके बाजू में एक ओल्ड फैशन्ड यानी पुराने तरीके का आयन यानी लोहे का, हनुका का मतलब यहूदियों का एक त्यौहार होता है जिसमें कि वो कैंडल जलाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो वो जो स्टैंड था वो रखा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, हम लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, बिकॉज इट वॉज मच मोर कैम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, क्योंकि वो बड़ा ही अनमैनेजेबल था, क्योंकि काफ़ी बड़ा था, तो हम लोग उसमें कैंडल लगाने में हमें बड़ी परेशानी
होती थी। वॉन्ट यू सिट डाउन? आस्क्ड द गर्ल। लड़की ने कहा बैठोगी नहीं? ये लड़की कौन थी? मिसेस डोलिंग्स डॉटर। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला और मैं उसके पीछे पीछे गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। जैसे ही मैं उस कमरे में गई तो मैं डर गई। हॉरिफाइड यानी डर जाना, और डर के मैं रुक गई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। क्योंकि अब मैं एक ऐसे कमरे में थी जिस कमरे को मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। जानती क्यों थी? क्योंकि उस कमरे में जो भी चीज़ें थीं वंस दे बिलोंग्स टू माई मदर, कि एक समय वो मेरी माँ से संबंधित थी, इसलिए मैं उस कमरे को जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और उसको नहीं भी जानती थी। क्यों नहीं जानती थी ये आगे समझाया गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स। मैंने अपने आप को उन सब चीज़ों के बीच में पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर। मैं उन चीज़ों को दोबारा देखना चाहती थी, लेकिन ऐसे अजीब से माहौल ने मुझे ऑप्रेस कर दिया, यानी मुझे दबाव में डाल दिया। बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो उस कमरे की चीज़ें थी वो बहुत ही टेस्टलेस का वैसे तो मतलब था स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद ना हो, लेकिन यहाँ पर होगा बेढंग तरीके से, बिना किसी प्रॉपर अरेंज किए हुए वो चीज़ें ऐसे ही डली हुई थी वहाँ पर। आई डोंट नो बट आई स्केयर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने चारों तरफ बड़ी मुश्किल से देख पाई। द गर्ल मूव्ड ए चेयर। उस लड़की ने यानी मिसेस डॉलिंग की बेटी ने कुर्सी खिसकाई। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। मैं बैठ गई और मैं उस वुलन टेबल क्लॉथ को स्टेयर यानी एकटक देखने लगी। आई रब्ड इट। मैंने उसे घिसा। माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। और इतना घिसा कि मेरी जो उंगलियां थीं वो घिसने से, रब यानी घिसना, उससे गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। मैंने जो उस पर पैटर्न बना हुआ था उनकी लाइन्स को देखा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क। और मुझे पता था कि ये जो टेबल क्लॉथ है इसमें कहीं ना कहीं एक जलने का भी निशान होगा। क्यों पता था? क्योंकि वो जो टेबल क्लॉथ था वो नैरेटर की मदर के यानी नैरेटर के घर में कभी रहा करता था। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। और उसकी कभी उसको मरम्मत नहीं की गई, यानी उस जो बर्न मार्क था उसको कभी रफू नहीं किया गया, उस पर कभी स्टिच नहीं लगाए गए। माई मदर विल बी बैक सून सेट द गर्ल। लड़की यानी मिसेस डोलिंग की बेटी ने कहा मेरी मम्मी जल्दी आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। और मैंने उनके लिए चाय भी बना ली है। विल यू हैव अ कप? क्या तुम एक कप चाय पियोगी? थैंक यू। मैंने कहा नहीं धन्यवाद। आई लुक्ड अप। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। लड़की ने कप को टी टेबल पर रख दिया। शी हैड ए ब्रॉड बैक। लड़की का भी जो कमर थी वो काफ़ी चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ की तरह। शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट। उस लड़की ने एक सफ़ेद केतली से उस चाय को उड़ेला। पोर यानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालना, उड़ेलना। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्डन बॉर्डर ऑन द लिड। और मुझे पता था कि वो जो ढक्कन था उस पर एक गोल्डन बॉर्डर भी था। आई रिमेंबर्ड शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। ये बात मुझे याद थी कि उस पर गोल्डन बॉर्डर था। क्यों? क्योंकि जो वो केतली थी, वो जो बर्तन था वो हमारे घर का ही था। उसने एक बॉक्स खोला एंड टुक आउट सम स्पून्स आउट, और उसमें से कुछ चम्मचें निकाली। बॉक्स यहाँ पर जो कटलरी जिसमें कि छुरी कांटे चम्मच रखा जाता है, उसको बॉक्स को खोला और उसमें से चम्मच निकाली। दैट्स ए नाइस बॉक्स। आई हर्ड माई ओन वॉइस। मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर बॉक्स है। और मैंने मुझे आवाज़ सुनाई दी। अपनी आवाज़ कैसे सुनाई दी? कि शायद उस कमरे में मेरी आवाज़ इको हो रही होगी, यानी गूंज रही होगी। दैट्स वाई जो नैरेटर थी उनको उन्हीं की आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस।
बड़ी ही अजीब सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। ऐसा लग रहा था कि इस कमरे में हर आवाज़ अलग तरीके से आ रही है। ओह, यू नो अबाउट दैम? शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। उसने कहा कि अरे, तुम इनके बारे में जानती हो? वो एकदम घूमी और उसने मुझे चाय ला के दी। शी लाफ्ड। शी कौन है? मिसेस डोलिंग्स डॉटर। वो हंसी। उसने कहा माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, कि मेरी माँ कहती है कि ये एंटीक है, यानी बहुत ही प्राचीन है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम। उसने कमरे में चारों तरफ इशारा करके दिखाया कि देखो हमारे पास में ये एंटीक पीस बहुत सारे हैं। सी फॉर योर सेल्फ, अपने आप देख लो ये सारी चीज़ें। ये किसने कहा? मिसेस डोलिंग की डॉटर ने। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मुझे तो उसके हाथ की ओर जहाँ वो इशारा कर रही थी उधर देखने की ज़रूरत थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे घर की थी, जिनको कि मैं पहले से ही जानती थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ड, और मुझे पता था कि वो किन बातों की ओर, किन चीज़ों की ओर इशारा कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। जो टी टेबल के ऊपर जो पेंटिंग थी, स्टिल लाइफ यानी पेंटिंग, उसको मैंने देखा। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। प्यूटर प्लेट यानी, प्यूटर का मतलब होता है मिश्र धातु, जिसमें कि टिन और कॉपर से मिलकर बनी होती है ये धातु, उसकी बनी हुई प्लेट। तो उस प्लेट पर एक एप्पल बना हुआ था पेंटिंग का, और मैं हमेशा उसको चाहती थी, मैं हमेशा उसको देखा करती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। उसने कहा हम लोग हर काम के लिए इसे यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। एक बार तो ये दीवार पे जो प्लेट्स लटक रही हैं, हम लोग ने इसमें खाना भी खा लिया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। इसी बीच में मैंने उस टेबल क्लॉथ पर वो एक जो जले का निशान था वो भी ढूंढ लिया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। वो लड़की मेरी तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देख रही थी। यस, आई सेड। मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। मैंने कहा कि तुम इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा बार देख चुकी हो कि तुमको उसके बारे में और ज़्यादा जानने की या उनको देखने की इच्छा नहीं होती है। You only notice something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. आप किसी चीज़ को तभी ध्यान देते हैं या तो वो अपनी जगह से मिस हो जाए, या फिर आपको उसे रिपेयर कराना हो, या फिर आपने वो किसी और को, लेंट यानी किसी और को दे दिया हो। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। एक बार फिर से मैंने मेरी आवाज़, बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनी, क्योंकि मैं जो बोल रही थी वो आवाज़ वहाँ पर इको हो रही थी, और वो आवाज़ इसलिए बहुत चेंज होकर मुझे सुनाई दे रही थी। एंड आई वेंट ऑन। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने कहा कि क्या तुम मुझे सिल्वर पॉलिश में हेल्प करोगी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. बहुत दिनों की बात है, हो सकता है मैं उस दिन बोर हो रही हूँ, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं बीमार हूँ जिसकी वजह से वहाँ पर रुक गई हूँ। As she had never asked me before, क्योंकि उसने मुझसे कभी नहीं पूछा था इसके पहले। I asked her which silver she meant and she replied, मैंने उससे कहा कौन सी सिल्वर की बात कर रही हो, और उसने जवाब दिया सरप्राइज्ड, बहुत ही आश्चर्य से, दैट इट वॉज द स्पून्स, फोक्स एंड नाइव्स ऑफ कोर्स, कि जो सिल्वर की बात हो रही है, सिल्वर कटलरी की बात हो रही है। और कटलरी में क्या क्या आता है? स्पून्स यानी चम्मच, फोक्स यानी कांटे, और नाइव्स यानी चाकू। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। और मुझे इसके पहले नहीं पता था कि जिस कटलरी को
यानी जो स्पून्स हैं, फोक है, नाइव्स हैं जिससे हम लोग खाते हैं वो सिल्वर की है यानी चांदी की है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की फिर से हंसने लगी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। उसने कहा कि मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ, और मैंने बड़े ध्यान से देखा। What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I look, it is in there. उसने वो थोड़ी सी हेजिटेट हुई, उसने साइड जाके ड्रॉर यानी वो दराज खोली और वो देखना चाहती थी उस कटलरी को। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। और मैं एकदम से जम्प्ड अप हुई, मैं एकदम से उछली कि मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर? उसने ड्रॉर को पकड़े पकड़े कहा, क्या तुम मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करना चाहती हो? नो, आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। मैंने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा, नहीं मैं जाना चाहती हूँ। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। लड़की ने ड्रॉर को ओपन किया। As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. जब मैं उसके घर के बाहर निकल रही थी या जब मैं बाहर निकल आई तो क्योंकि वो लड़की ड्रॉर को बार बार खोल रही थी तो उसमें जो कटलरी थी, स्पून्स थी, फोक्स थी, नाइफ्स थी, उनके जिंगलिंग की यानी उनके खनखनाने की आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ मैं सुन रही थी। At the corner of the road, I looked up at the name plate. रोड के कॉर्नर पे मैंने फिर से नेम प्लेट की ओर देखा। मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, उस पर मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ था। आई हैड बीन एट नंबर 46 और मैं हाउस नंबर 46 में थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, जो एड्रेस था वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस एड्रेस को याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value then. क्योंकि जो ऑब्जेक्ट, जो सामान that are linked in your memory, जो आपकी याददाश्त से जुड़ा हुआ होता है, with the familiar life of former times, पुराने समय की बहुत अच्छी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सामान जो कि आपकी याददाश्त से लिंक है, जुड़ा हुआ है, instantly lose their value when severed from them, और वो अपनी वैल्यू खो देता है, वो अपनी कीमत खो देता है। When you see them again in strange surroundings, जब उनको दूसरी बदली हुई सराउंडिंग में, बदली हुई स्थितियों में आप उनको देखते हैं तो वो अपनी वैल्यू खो देता है। And what should I have done with them in a small rented room? और मैं करूँगी भी क्या उनको ले जाके? ये जो मेरी मदर की मेमोरी से लिंक ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे वस्तुएं जो कि मेरी माँ की यादें हैं जिनमें, मैं अब उनको ले जाके भी क्या करूँगी, क्योंकि मैं तो एक रेंटेड रूम यानी एक किराए के घर में रहती हूँ। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज़, जहाँ पर कि मैंने ब्लैक टेप लगाकर वो चिपकाई हुई हैं दीवारों पर, उनको यानी रिपेयरिंग की हुई है उनको। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और जो मेरी ड्रॉर भी है वो इतनी नैरो, इतनी छोटी है कि वहाँ पे बहुत थोड़ी सी कटलरी ही आ सकती है। ऐसा कह के जो नैरेटर हैं उन्होंने अपने आप को तसल्ली दी कि उन चीज़ों को अब भूल जाने में ही फ़ायदा है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं इस एड्रेस को, मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर 46 एड्रेस को मैं भूल जाऊं। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और मुझे सारी चीज़ें भूलनी होंगी। कौन सी चीज़ें? जो मिसेस डोलिंग ने अपने आप को मेरी मदर का परिचित बनाकर हमारे घर से ले ली थी, उन सब चीज़ों को मुझे भूलना होगा। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और यही मेरे लिए सबसे आसान होगा। सो दिस स्टोरी एंड दिस वे। एक क्वेश्चन हम सभी के मन में आता है कि वाई डिड द गर्ल वॉन्ट टू फॉरगेट द एड्रेस। जब वो स्टोरी की बिगनिंग से उस एड्रेस को ढूंढती है, एड्रेस भी मिसेस डोलिंग के पास जाती है और अपनी मदर की और अपने घर की चीज़ों को देखकर उसको बड़ा दुख होता है। फिर उसने उन
चीज़ों को छोड़ने का, उस एड्रेस को भूलने का क्यों डिटरमिन किया, क्यों रिजॉल्व किया? तो इसका आंसर है शी फेल्ट दैट द ऑब्जेक्ट्स वुड ओनली रिवोक द मेमोरी शी हैड लेफ्ट बिहाइंड। कि जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उसकी माँ से रिलेटेड जो कीमती चीज़ें हैं, वो केवल ऐसी यादें जो पीछे छूट गई हैं उनको फिर से जीवित करेंगी। दे वर सो इम्पॉर्टेंट टू हर मदर बट नाउ ले केयरलेसली इन मिसेस डोलिंग्स हाउस। वो सारी चीज़ें उसकी मदर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन इस स्टोरी में आपने देखा कि मिसेस डोलिंग के घर में वो सब बड़े ही केयरलेस मैनर में, टेस्टलेस मैनर में रखी हुई थी। हु हैड बिट्रेड हर मदर्स ट्रस्ट, और मिसेस डोलिंग ने इस तरह उसकी माँ का भरोसा भी तोड़ दिया। सो शी डिसाइडेड टू लीव एंड फॉरगेट द एड्रेस। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द एड्रेस। स्टोरी का टाइटल एड्रेस क्यों रखा गया? क्या ये एड्रेस इस स्टोरी को जस्टिफाई करता है? तो इसके आंसर में हम यही पढ़ेंगे, यही लिखेंगे। मार्गा मिनको वेरी एप्टली टाइटल द स्टोरी द एड्रेस। मार्गा मिनको ने बहुत ही सुटेबल टू द पॉइंट टाइटल रखा स्टोरी का, द एड्रेस। द नैरेटर एंड हर मदर वर विक्टिम्स ऑफ द वॉर। जो नैरेटर और उनकी मदर दोनों युद्ध की विक्टिम्स थी, शिकार हो गई थी। दे हैड टू फ्ली फ्रॉम देयर हाउस लीविंग ऑल देयर बिलोंगिंग्स विद मिसेस डोलिंग। वो अपने घरों को छोड़कर चली गई, घर को छोड़कर चली गई और घर की सारी चीज़ें मिसेस डोलिंग को दे गई कि वो उनको बहुत ही केयरफुली रखेंगी। द नैरेटर्स मदर हैड टोल्ड द एड्रेस ऑफ मिसेस डोलिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू हर डॉटर बिफोर शी डाइड ड्यूरिंग द वॉर। जो नैरेटर की मदर थी, उन्होंने वॉर में उनकी डेथ हो गई, लेकिन डेथ के पहले मिसेस डोलिंग का एड्रेस था 46 मार्कोनी स्ट्रीट बताया। When the war over, the narrator came back and went to Mrs. Doling's address in search of those nice things with which the memories of her mother were associated. जब युद्ध खत्म हो गया तो नैरेटर वापस आती हैं और अपनी मदर की वो चीज़ें, नाइस थिंग्स, जो कि उनकी यादों से जुड़ी हुई थी, उनको लेने के लिए मिसेस डोलिंग के एड्रेस पर जाती हैं। बट व्हेन द नैरेटर रीच देयर शी फाउंड all those things were lying in a way कि टेस्टलेस मैनर। लेकिन घर पहुंचकर, मिसेस डोलिंग के घर पहुंचकर नैरेटर देखती हैं कि वो सारी चीज़ें जो कि उनकी मदर की बहुत अच्छी चीज़ें थी, वो बहुत ही टेस्टलेस, यानी बेढंग तरीके से, बेतरतीब तरीके से वहाँ पर रखी हुई हैं। मिसेस डोलिंग प्रिटेंड्स नॉट टू रिकॉग्नाइज हर नॉर डिड शी शो एनी इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग दोज आर्टिकल्स विच शी वॉज यूजिंग शेमलेसली। और मिसेस डोलिंग भी पहले तो नैरेटर को पहचानती नहीं है, और जब पहचान भी जाती हैं तो उन चीज़ों को, उसकी मदर की चीज़ों को लौटाने का उनका कोई इरादा नहीं था, और बड़े ही बेकार तरीके से वो अपने घर में उनको यूज़ कर रही थी। देन द नैरेटर फील्स दिस एड्रेस हैज़ नो मीनिंग एट ऑल। तब नैरेटर को लगता है कि इस एड्रेस का कोई मतलब नहीं है। शी डिसाइडेड टू लीव एंड फॉरगेट द एड्रेस। और वो निर्णय करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी और इस एड्रेस को ही हमेशा के लिए भूल जाएगी। सो द होल स्टोरी मूव्स अराउंड द एड्रेस। इस तरह से पूरी जो स्टोरी है वो एड्रेस वर्ड के चारों तरफ, 46 मार्कोनी स्ट्रीट के चारों ओर घूमती रहती है। द स्टोरी बिगिंस विद द एड्रेस एंड एंड्स विद द एड्रेस। स्टोरी एक एड्रेस से शुरू होती है और उस एड्रेस पे दोबारा ना जाने के लिए हमेशा के लिए वो एड्रेस पर फिनिश हो जाती है, एंड हो जाती है।